सभी राक्षसों को मास्टर टीचर की तरफ बढ़ते हुए नितिन की धड़कनें भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। वह सोचने लगा कि अब उसको क्या करना चाहिए। अचानक से उसके दिमाग के अंदर एक ख्याल आया और उसने कहा, रुको एक मिनट। कि नितिन की आवाज सुनते ही लक्ष्य ने शक की निगाहों से नितिन की ओर देखा कि उसे स्टार्टिंग से ही नितिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा शक था, क्योंकि एक तो ये अचानक से यहाँ पर टपक गया और उसे पूरा पूरा भरोसा था कि कोई भी एक राक्षसों का राजा इतना ज्यादा तो दयावान हो ही नहीं सकता कि वो मास्टर टीचर्स को इतनी आसानी से छोड़ दे। इसीलिए उसने टकटकी लगाते हुए नितिन की तरफ देखने लगा, लेकिन लक्ष्य की निगाहों को अपनी ओर देखते हुए नितिन ने नरमी से जवाब दिया। लक्ष्य से कहा, सुनो, मुझे इन सभी मास्टर टीचर से अभी कुछ सवाल और पूछने हैं, तो इन्हें अभी मारने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट सवाल पूछ लेते हैं, इसके बाद में इन्हें हमें मार देंगे, ताकि पता तो चले कि ऊपर जाने का रास्ते को इतनी आसानी से कैसे खोला जा सकता है इसके साथ में। अब नितिन इतना तो चल हो ही गया था, क्योंकि इतने समय से वह इंद्रसेन का रोल जो अदा कर रहा था और अब उसके साथ में भयानक भी तो था ना, तो उसके साथ में वह आराम से राक्षसों का रोल तो कर ही सकता था। लक्ष्य ने जब सुना कि उनके राजा उन सभी मास्टर टीचर से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, इसीलिए उसने अपने सभी सैनिकों को हाथ उठाकर रोक दिया और उनसे कहा, सभी नीचे आ जाओ। लेकिन वह सैनिक अभी भी अपने डिफेंसिव फॉर्मेशन से अलग नहीं थे। उन्हें अभी भी उन सभी मास्टर टीचर्स को घेरे हुए थे। उन्हें डर था कि अगर वो वहां से भागने का कोई इरादा रखते हैं तो वो उसी पर अपने आप के हथियारों को उठाकर उनके ऊपर हमला कर वहीं पर ही उनको मार डालेंगे। फिर लक्ष्य नितिन के पास में आता है और उससे कहता है, महाराज, आप इनसे क्या पूछना चाहते हैं? क्या मैं जान सकता हूँ, ताकि मैं आपकी तरफ से उनसे क्वेश्चंस पूछ सकूं? मैं आपको कोई भी कष्ट नहीं देना चाहता। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उनसे खुद पूछ लूंगा। और वैसे भी अगर तुम उनसे कुछ भी सवाल पूछने जाओगे तो वह जरूरी थोड़ा ना कि सभी सवालों का जवाब ऐसे ही दे दें। इसके लिए हमें किसी और चीजों का यूज करना होगा और इसके लिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बस तुम मुझे एक निश्चित जगह पर ले चलो जहाँ पर मैं जाकर इनसे खुद कुछ प्रश्न पूछ सकूं। नितिन अभी अपने सर को ऊपर करे हुए था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही ज्यादा भव्य हो। ठीक है महाराज। इनकी बात सुनने के बाद में लक्ष्य ने अपना सिर हिला दिया। उसने कहा, महाराज, अगर आप इन सभी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा कैंप यहीं पास में ही लगा हुआ है। वहाँ चलकर इन सभी घटिया मास्टर टीचर्स से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पर हमें सभी तरह के साधन भी मिल जाएंगे। और अगर इन सभी ने वहाँ से भागने की कोशिश भी की तो हम इन्हें वहीं पर ही मार डालेंगे। लेकिन लक्ष्य की वह सही बातें सुनने के बाद में नितिन के भी पसीने पसीने छूटने लगे। लेकिन नितिन अब कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वह उनसे ये कहता है कि हम कहीं और जाकर इनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे तो फिर इन सभी को के ऊपर शक हो सकता था और उसके पूरे बने बनाए प्लेन के ऊपर पानी फेर जाता। और अब उसको थोड़ा कुछ समय भी तो चाहिए था ना, क्योंकि उसके साथ में ही तो वह सही समय का यूज करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर पाएगा। और इसके अलावा उसके पास बहुत अच्छा चांस भी था, क्योंकि वह वहां पर जाकर उनके कैंप के आसपास के सभी राक्षसों के बारे में पता लगा सकता था कि उस अंधेरे के अंदर और कितने राक्षस छुपे हुए थे। और नितिन के पास में उन सभी के इस स्थिति को भांपने का अच्छा मौका भी था। नितिन के मुंह से हाँ सुनते ही लक्ष्य ने जल्दी से कहा, ठीक है महाराज, इस तरफ चलिए, इस तरफ है हमारा कैंप। फिर नितिन ने एक शब्द कहे बिना ही उस तरफ जाने लगा जिस तरफ लक्ष्य जा रहा था। अब वह भयानक के साथ में टेलीपैथी से बात करने लगा था। वह भयानक से पूछ रहा था, जिस गोल्डन लिफ किंग के बारे में वह बात कर रहा था, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? नहीं मास्टर, मैं उससे कभी मिला ही नहीं, तो मैं उसको कैसे जान सकता हूँ? और वो वैसे ही मेरा जूनियर है। लेकिन हाँ, मैं एक बात तो बता सकता हूँ कि ये लक्ष्य है ना, ये भी कभी गोल्डन लिफ किंग से नहीं मिला। उसने केवल आपकी उस शुद्ध एनर्जी के साथ में ही पहचाना था, क्योंकि तुम्हारी शुद्ध एनर्जी तुम्हें एक ताकतवर राक्षस की जैसे दिखाने के अंदर मदद कर रही थी। जिनकी बातें सुनने के बाद में भयानक ने कहा, मास्टर, पर मैं आपको बता देता हूँ कि राक्षसी वर्ल्ड के अंदर एनर्जी के साथ में ही राक्षस की लेवल को तय किया जाता है। जितनी शुद्ध एनर्जी उतनी
उतनी ही ऊंची पोस्ट। और मास्टर, मेरी उंगली के अंदर जो शुद्ध एनर्जी है उसी के साथ में उनको यही लगा कि आप एक राजा हैं, क्योंकि मैं मेरे समय के अंदर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। भयानक की उन बातों को सुनने के बाद में नितिन ने शांति से अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उसको भी यही लगा था कि जब भयानक इस दुनिया के अंदर था तो वह शक्तिशाली सम्राटों के अंदर शामिल था। भले ही अभी भयानक बहुत ही ज्यादा कमजोर था और उसकी उंगली के अंदर शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी ऊर्जा सामने वाले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। और अभी इसके अलावा नितिन ने भी अपना भेष ऐसा ही बनाया हुआ था, इसीलिए उनके लिए ये तो पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि उसके अंदर एक इंसान है कि राक्षस। नितिन ने टेलीपैथी के साथ में भयानक से कहा, क्या तुम उन सभी से निपट सकते हो? क्योंकि नितिन के मन में एक ही ख्याल चल रहा था कि वह इतने बड़े राक्षसों की झुंड को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि ये तो मानव जाति के लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायक होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ से बाहर निकल गए तो ऊपर जाकर बहुत ही ज्यादा हंगामा मचा देंगे। और नितिन पहले ही इस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर इनसे निपट लेना चाहता था। कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद में भयानक ने कहा, मास्टर, मैं इनसे नहीं निपट सकता, क्योंकि मेरे पास अभी केवल मेरी सबसे ज्यादा शक्तिशाली अटैक ही किलिंग इंटेंट है, और उसके साथ में केवल मैं मानवों के ऊपर या किसी संत लेवल के बीस्ट के ऊपर ऐसा ज्यादा असर होगा, लेकिन यहाँ के सभी राक्षसों के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होने वाला। भले ही भयानक अभी अपनी उंगली के साथ में जुड़ गया था और उसके अंदर लड़ने की शक्ति भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी सामने वाले राक्षसों ने भी किलिंग इंटेंट का, किलिंग ओरा की प्रैक्टिस की हुई थी और उसी के साथ में वो अपनी साधना को भी आगे बढ़ाया करते थे। इसीलिए भयानक का वह ओरा इतना ज्यादा भी उनके ऊपर काम नहीं करेगा। भयानक की बातें सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर बेबसी से हिलाया। भयानक, तुम्हें पता है मुझे पहले क्या लगा था? तुम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन अभी तुम्हारी इन सभी बातों को सुनने के बाद में मुझे तो यही लग रहा है कि तुम एक सोल्डिंग किए हुए एक भाले हो। तुमसे अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। क्या भयानक, तुमने तो मेरे पूरे इरादों पर ही पानी फेर दिया। उन शब्दों को सुनने के बाद में भयानक अपनी ही जगह पर हिल सा गया। अब वह फूट फूट कर रोने लगा था। उसने कहा, मास्टर, आप ये गलत कह रहे हैं, ये गलत बात है। मैं कोई भी एक शोल्डर भाले की जैसा नहीं हूँ। मैं बहुत ताकतवर हूँ, बहुत ताकतवर। जिस समय नितिन और भयानक बात कर रहे थे उस समय सभी राक्षस अभी मास्टर टीचर्स को पकड़ने के अंदर लगे हुए थे, और जैसा कि वह बहुत समय से ही राक्षसों के साथ में लड़ रहे थे, सभी मास्टर टीचर्स के अंदर इतनी ज्यादा जान नहीं थी कि वह अब उनसे बच सके या उनसे कोई लड़ाई कर सके। लेकिन नितिन अभी वहां पर नहीं आता तो वह सभी मास्टर टीचर्स कब के ही मर चुके होते, क्योंकि अभी लक्ष्य को लगता था कि नितिन एक गोल्डन लीफ किंग है। तो दूसरा पक्ष अभी उसके सामने तो बिल्कुल भी, जब उसने कह दिया कि मास्टर टीचर्स को अभी नहीं मारना, उससे कुछ पूछताछ करनी है, तो वह उन्हें मारने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। और जब तक अभी सभी मास्टर टीचर्स जीवित थे उसके पास एक मौका बनता था कि वह उनको बचा सके। और कुछ ऊपर उड़ते उड़ते जब वह थोड़ी दूर चले गए तो उन्होंने अचानक से अपने सामने बहुत सारी इमारतें देखी। वह इमारतें बहुत ही बड़ी बड़ी थी और कई दूरी तक फैली हुई थी। वह सभी इमारतें अभी अंधेरे के बीच में छुपी हुई थी, इसीलिए किसी को भी नहीं दिख पाती। और उन सभी इमारतों के चारों ओर एक डरावना और ठंडा इलाका था, जिसे अगर कोई भी यहाँ पर एक लड़ाकू आए तो उसके ऊपर उसका असर होना लाजमी था। जैसे नितिन ने उस इलाके को देखा, अचानक से उसका शरीर पूरी तरह से कांपने लगा, उसकी आंखें सिकुड़ गई। नितिन ने मन में एक ही सवाल आया, ये तो अंडरग्राउंड गैलरी है और ये इंसानों की तरफ की गैलरी है, तो क्या यहाँ पर इतनी सारी इमारतें होनी चाहिए थी? नितिन ने देखा कि उसके सामने बहुत ही सारी बड़ी बड़ी इमारतें थी जो बहुत ही बड़े एरिया के अंदर फैली हुई थी, इसीलिए नितिन के मन के अंदर ये ख्याल तो आ ही गया, क्या ऐसा हो सकता है कि इन राक्षसों ने पहले से ही उस सील को तोड़ दिया हो? यदि ऐसा होता है तो टियर 1 का साम्राज्य भी इन सभी राक्षसों को रोकने में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 200 अलौकिक दानव ही उन सभी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा जाएगा।
और अगर ऐसा होता है कि कहीं लाख राक्षस ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो क्युंगवान साम्राज्य को अपनी जड़ से ही मिटा दिया जाएगा। फिर नितिन लक्ष्य के पीछे 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 उन इमारतों के बीच में जाना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो वहां पर गया तो उसने आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करते हुए उस जगह की जांच करने लगा। जब उसने उस जगह की जांच की तो उसको पता चला कि वहां पर इन सभी 200 राक्षसों के अलावा और कोई भी जीवन शक्ति नहीं थी। जिसके बाद में उसने एक राहत की सांस ली। नितिन को ऐसे कंफ्यूज देखकर लक्ष्य ने कहा, महाराज, हम यहाँ पर 2 महीने से रह रहे हैं और हमने यहाँ पर रहते हुए ये सभी इमारतें तैयार की है। अगर यहाँ पे हमारे कई हजार साथी भी आ जाते हैं सेना लेकर तो हम यहाँ पर एक या कुछ दिनों तक रह सकते हैं। लक्ष्य ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ में गोल्डन लीफ किंग जो अभी नितिन था उसको समझाया। फिर नितिन ने अपनी आई ऑफ इनसाइट को बंद करते हुए राहत की सांस लेते हुए उससे कहा, चलो ठीक है। नितिन के मन में एक ख्याल आया, इसका मतलब तो ये है कि ये बहुत टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर रहते हुए इन्होंने इतनी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली। इसका मतलब तो इन्होंने सील को पहले से ही तोड़ दिया। अब नितिन को उन सभी का यहाँ पे आने के 2 इरादे मालूम हो रहे थे। पहला तो वह सभी एक स्काउट ग्रुप थे जो यहाँ पर आकर इस मामले की जायजा ले रहे थे कि अगर उनकी सेना यहाँ पर आती है तो उनके लिए यहाँ पर आना सही होगा। और दूसरा कारण यह था कि उनको ग्रीन लीफ किंग के द्वारा यहाँ पर भेजा गया था ताकि वह सब यहाँ पर पहुंचकर मेरे लिए, जो मैं अभी गोल्डन लीफ किंग हूँ, उसके लिए यहाँ पर कुछ गिफ्टों को तैयार करना। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर इनके आने का मुख्य उद्देश्य तो यही था कि यहाँ पर जो सेना आएगी उनके रहने के लिए यहाँ पर कुछ आवास बनाना। और जब वे एक बार यहाँ पर उस सील को तबाह करने में कामयाब हो जाएंगे